Hey everyone, welcome back to my channel, and those who are new, welcome to my channel. So basically in this video I am going to explain one of the chapter from my biology notes so that you guys get to know how to read my notes और आपको किस तरीके से अपनी NCERT कवर अप करनी है by doing my notes. द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज नॉट लाइक कि मैं आप लोगों को अपने नोट्स सर्कुलेट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप यही करें, बट पर्पस ये है कि जो लोग को टाइम नहीं है बनाने का या फिर उनको समझ नहीं आता है किस तरीके से नोट्स बनाने हैं अपने बायोलॉजी के, वो इससे बेनिफिट उठा सकें. एंड जिनको लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है किसी के नोट्स की, तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है, वो अपने नोट्स खुद बनाएं. और अपने नोट्स खुद बनाना ही काफ़ी अच्छी बात होती है. So the very first question of my notes is from this chapter transport in plant molecular basis of inheritance. मैं आप लोगों को इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, मैंने उसकी वीडियो भी बना ली थी बट उसमें अपलोड होने में बहुत इश्यू हो रहा है क्योंकि वो ज़्यादा लंबी हो गई. दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू टेक दिस चैप्टर. ये थोड़ा छोटा चैप्टर है सो दैट आपको पता चल जाए. मेरा मेन रीज़न ये है कि आपको पता चल जाए कि आपको ना इन नोट्स को किस तरीके से पढ़ना है और कैसे आप NCERT को इसके अकॉर्डिंग कवर अप कर सकते हैं. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक ओवर द स्मॉल डिस्टेंस हाउ सब्सटेंस मूव. सो बेसिकली पूछा क्या है कि स्मॉल डिस्टेंस पे हमारे सब्सटेंस किस तरीके से मूव करते हैं प्लांट के अंदर. तो सिंपल है, प्लांट में ओनली मीन्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज क्या है, डिफ्यूजन है. ओके, बाय डिफ्यूजन एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, लेकिन उसके साथ एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं वो. तो ये पूरी लाइन है, बाय डिफ्यूजन एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब इसको कंपेयर आप NCERT की लाइन से कीजिए. यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा ओवर द स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन एंड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो ये हमारा प्लांट में है पूछा कि स्मॉल डिस्टेंस के लिए कैसे जाता है और लॉन्ग डिस्टेंस किसके थ्रू होता है, हाउ डू सब्सटेंस मूव ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस. तो वो हमारे वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है जो होते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम, और उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. तो इस तरीके से आपको कवर अप करने हैं. जैसे देखिए यही क्वेश्चन ना दो फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है. लाइक ऐसे कि मतलब हमारे लॉन्ग डिस्टेंस पे सब्सटेंस किसके थ्रू मूव करते हैं, तो वो वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम. और ये भी पूछ सकते हैं कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि जिसमें हमारा सब्सटेंस लॉन्गर डिस्टेंस पे मूव करता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. तो इस तरीके से आपको कवर अप करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल इन जाइलम इज. कैसा होता है ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल का जाइलम में, तो वो होता है हमारा यूनि डायरेक्शनल. और वो होता कहाँ से है, रूट से स्टेम की तरफ. यही आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये फ्रेम हुआ है कि हमारा कैसे मूवमेंट होता है जाइलम के थ्रू. तो वन डायरेक्शन में होता है और उसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड की हुई है रूट से स्टेम की तरफ. ये छोटे छोटे पॉइंट है जो हम मिस कर देते हैं बट ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाते हैं. लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट का कैसे होता है. तो ये हमारा मल्टी डायरेक्शनल होता है, हर डायरेक्शन में होता है. मीन्स स्टेम से रूट और लीव सब डायरेक्शन में जाता है. तो ये आपके क्वेश्चन, इस क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम वेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस री एक्सपोर्टेड. तो आप यहाँ पर देखेंगे री एक्सपोर्ट. जब एक्सपोर्ट होता है तो वो तो हमें पता है कि लीव्स में बनना है तो सब जगह पर होगा, लेकिन री एक्सपोर्ट कहाँ से होगा, जब हमारा सब्सटेंस बन गया, बनने के बाद जो यूटिलाइज होना था हो गया, उसके बाद कुछ जो बचता है वो स्टोरेज ऑर्गन में चला जाता है ताकि जब हमें रिक्वायरमेंट हो तब वो यूज हो हमारा. तो जब ये लिखा हुआ आएगा री एक्सपोर्टेड तो हम स्टोरेज ऑर्गन से बोलेंगे. अगर यहाँ पे बोलेंगे एक्सपोर्टेड तो लीव से बोलेंगे क्योंकि हमारा जो सब्सटेंस बनता है वो लीव्स में ही बनता है ना. ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं. ये हमारा NCERT में है. जैसे आप ये वाली लाइन देखिए कि फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन हमारे ये हमारे री एक्सपोर्टेड होते हैं. तो इस टाइप के आपको छोटे छोटे से क्वेश्चंस मिल जाएंगे. NCERT को पढ़ने का यही तरीका होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हार्मोन एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ट्रांसपोर्टेड इन. ये छोटी सी लाइन है कि किस में, मतलब स्मॉल अमाउंट में होता है और सम टाइम इन स्ट्रिक्टली पोलराइज एंड यूनिडायरेक्शनल मैनर. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. तो ये छोटी सी लाइन ना हमारे यहाँ पर मेंशन हुई है. तो इसमें ये इन्होंने पूछा था कि हार्मोन और हमारे ग्रोथ रेगुलेटर्स जो कैसे मूव करते हैं, तो किस अमाउंट में, पहले तो ये पता होना चाहिए बहुत छोटे अमाउंट में होते हैं और वो भी किस तरीके से स्ट्रिक्टली पोलराइज एंड यूनिडायरेक्शनल मैनर में होते हैं. ठीक है, और देन इसके बाद इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू किया गया है कि हमारा फ्लावरिंग प्लांट में हमारा ये देयर इज ए कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ ए कंपाउंड बट प्रोबेबली वेरी ऑर्डरली. ये जो लाइन है ये आपको ध्यान देना है.
मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। और यही हमारी लाइन यहाँ पर है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये छोटी छोटी लाइन हम मिस कर देते हैं, बट इससे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो आप अगर देखेंगे ना, ये पूरा पैराग्राफ मैंने अपने वो 3-4 क्वेश्चन में कवर अप कर लिया है। वो 3-4 क्वेश्चन थे, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि ये तो सबको ही पता है कि कहाँ पर वो हमारा सिंथेसिस होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, लीफ में होता है, बट लेकिन री एक्सपोर्टेड कहाँ से होता है, स्टोरेज ऑर्गन। देखो ये लाइन पूरी कवर अप हो गई। देन इसके बाद यहाँ पर इन्होंने सिंपल यही पूछा है कि हार्मोन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमारे किस अमाउंट में और कैसे मूव करते हैं। देन इसके बाद उसका आगे का कंटिन्यू किया गया है। ये पूरा पैराग्राफ अगर आप पढ़ते तो इसमें से 2-3 वर्ड निकालते, बट मैंने अपने क्वेश्चंस में पूरा ही ये कवर कर दिया है। इसी तरीके से आप मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है। डिफ्यूजन ना, ये तो हमें पता है कि डिफ्यूजन हमारा होता क्या है, बट कभी कभी हम एक छोटे से पॉइंट को ना मिस कर देते हैं कि डिफ्यूजन हमारा स्लो प्रोसेस है। तो ये ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है, लाइक जाकर स्टेटमेंट दे दें 4-5 और पूछें कि डिफ्यूजन के बारे में बताइए कौन सी पॉइंट करेक्ट है। तो वहां पर हम शायद ध्यान ना दें, बट ये पॉइंट भी जरूरी है कि डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस। और डिफ्यूजन कहाँ से होता है, इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ लीफ से आउटसाइड। ये लाइन आप यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में, ये रहा डिफ्यूजन हमारा पैसिव प्रोसेस है। ये सब चीज मैंने आगे मेंशन की हुई है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर है हमारा कि ये हमारा होता कहाँ है, फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ लीफ टू द आउटसाइड। ये मैंने अपने क्वेश्चन के फॉर्म में लिखी हुई है। जब आप पढ़ें तो एक बार अपनी एनसीईआरटी को साथ में रखें जब इन नोट्स को करें। पहले एनसीईआरटी पढ़ लें, देन नोट्स करना है आपको। जब आप एक बार अच्छे से नोट्स कर लें फिर दोबारा एनसीईआरटी करें। फिर मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको एनसीईआरटी उठाने की कभी नीड पड़ेगी। फिर आप जब तक एग्जाम ना हो इन नोट्स से ही कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल हमारे कैसे मूव करते हैं, रैंडम फैशन में मूव करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है। डज डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन लिविंग सिस्टम, नो, डिफ्यूजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 4 पॉइंट आपके मिल जाते हैं। तो वो इसी तरीके से क्वेश्चन अगर फ्रेम कर दें हमारे नीट में कि डिफ्यूजन के बारे में वहां पर 4-5 पॉइंट दे दें, पूछे कि इसमें से कौन से कनेक्ट है कौन से इनकरेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं। तो वो इसमें स्लो प्रोसेस है इस टाइप का डाल सकते हैं कि उसका मूवमेंट बता सकते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस से हमारे आउटसाइड हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये डाल सकते हैं कि डिफ्यूजन हमारा रैंडम प्रोसेस है। फिर ये भी डाल सकते हैं कि डिफ्यूजन डिपेंड ऑन लिविंग सिस्टम, जबकि आपको पता है वो इंडिपेंडेंट होता है लिविंग सिस्टम से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। अब इसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली मीन्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज जो हमारा प्लांट में होता है वो क्या है, वो हमारा डिफ्यूजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देन इसके अंदर यहाँ देखिए, डिफ्यूजन रेट आर अफेक्टेड बाय, कौन कौन सी चीज डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करती है। जो हर जगह लिखी हुई थी मैंने एक ही जगह उसको मेंशन कर दी है ताकि इजीली आप देख सकें। लाइक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, प्रेशर, टेम्परेचर, साइज ऑफ सब्सटेंस, इन सब पर ही डिपेंड करती है हमारी डिफ्यूजन का रेट। ये आपको अच्छे से ये नहीं किया देखा हाँ चलो सारे टिक कर दिए, आपको देखना है कौन कौन सा पॉइंट है ताकि अगर क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में तो आप उसको कर दें। देन उसके बाद ये क्वेश्चन है कि हाउ डू सब्सटेंस सोल्यूबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन, किस तरीके से। तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो जो लाइक डिजोल्व लाइक मतलब जो जिस टाइप के सब्सटेंस में मूव करेगा सेम में तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो हमारा जो है लिपिड वाला सब्सटेंस बोला है इन्होंने, सोल्यूबल इन लिपिड, बेसिकली सेम वाले हैं तो सेम वाले तो फास्टर मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर पोलर सब्सटेंस की बात कर देते कि पोलर सब्सटेंस हमारी मेम्ब्रेन से कैसे डिफ्यूज होंगे, तो वो हमारा स्लोली मूव करेंगे क्योंकि वो डिफरेंट हो जाते हैं। जो हमारा एक तो वो पोलर सब्सटेंस हो गया और लिपिड हमारा कैसे होता है नॉन पोलर, तो पोलर नॉन पोलर, तो वहां पर उसको डिफिकल्टी होगी मूव करने में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, हाउ डू सब्सटेंस सोल्यूबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन, तो फास्टर होगा, ठीक है। थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट एंड टर्न होता है तो वो हमारा ना गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में कुछ देखें तो उसका दूसरा फॉर्म भी देखें। जैसे कि एनसीईआरटी में मेंशन ये था, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल पास थ्रू द मेम्ब्रेन इजीली और नॉट, मतलब मैंने तो अपने क्वेश्चन के फॉर्म में बनाया था, लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ। लाइक ये वाला क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, सब्सटेंस दैट हैव हाइड्रोफिलिक मॉइटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है। मैंने क्या क्वेश्चन इसका फ्रेम किया, मैंने ये वाला क्वेश्चन तो फ्रेम किया, लाइक ये रहा कि जो हमारा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल किस तरीके से जाएगा मेम्ब्रेन से इजीली और हमारा या फिर इजीली नहीं जाएगा। तो मैंने सिंपल लिख दिया कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन
ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन इसका दूसरा फॉर्म भी तो है कि जो ये तो हमारा कैसे हाइड्रोफिलिक मींस पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो तो डिफिकल्टी से फाइंड मतलब उससे मूव ऑन करेगा। लेकिन अगर हमारा सेम टाइप का है मींस सोल्यूबल इन लिपिड, क्योंकि मेम्ब्रेन भी लिपिड की है, तो वो कैसे मूव करेगा, वो फास्टर मूव करेगा। तो थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता है क्वेश्चन में, मैंने उसको भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया कि अगर ऐसा होता है तो दोनों तरीके से सोच के क्वेश्चन को फ्रेम किया जाए। हम देखें कि फैसिलिटी डिफ्यूजन कैसे होता है, हमारे स्पेसिफिक होते हैं या फिर नॉन स्पेसिफिक। ये एक टेबल गिवन है जहां पर हमारा फैसिलिटी डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, तो वहां पर आप देख सकते हैं कंपैरिजन पूरा, पर मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में फिर भी लिख दिया है। तो वो वेरी स्पेसिफिक होता है। जो हमारा डिफ्यूजन होता है उसको छोड़ दें, फैसिलिटी डिफ्यूजन हमारा बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। देन इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस थे, काफी सारे क्वेश्चन जिनको मैंने इस स्टेटमेंट में लिख दिया। लाइक मैं आपको बता देती हूँ, सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, यस ट्रू। ये हमारी स्टेटमेंट इस पेज पर है, देखिए, सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन। देन इसके बाद यहाँ पर आइए, सम चैनल्स कैन बी कंट्रोल, ये भी ट्रू। अगर आप इसके आगे देखें कि अदर चैनल कैन बी कंट्रोल, तो सम चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, और कुछ चैनल हमारे कंट्रोल भी किए जा सकते हैं। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब आपको करेक्ट इनकरेक्ट में चूज करनी है। देन इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसी में है कि पोरिन्स आर द प्रोटीन्स। याद रखना कि पोरिन्स क्या है, प्रोटीन है। ये पॉइंट आपको लर्न करना है, मतलब लर्न नहीं, ध्यान रखना है। छोटे छोटे पॉइंट है कि अगर ये क्वेश्चन भी फ्रेम हुआ हुआ है ना, तो उसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको ध्यान रखने हैं। पोरिन्स आर द प्रोटीन दैट फॉर्म ह्यूज पोर। देखिए, स्मॉल पोर नहीं, मैंने ये ताकि लर्न रहे इसलिए मैंने किया था, ह्यूज पोर इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रियन सम बैक्टीरिया। फॉल्स इसलिए क्योंकि मैंने ये दो चीज गलत लिख दी थी इसके अंदर। अब मैं इसमें आपको ये बताती हूँ, आपने ये तो पढ़ लिया, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है वो सब चीज ध्यान रखनी है। पहला तो पॉइंट ये, पोरिन क्या है, प्रोटीन है। क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, व्हाट इज पोरिन, प्रोटीन, फैट या जो भी, तो पोरिन्स क्या है, प्रोटीन। देन इसके बाद ये आ सकता है कि ये हमारे कैसे फॉर्म करते हैं पोर, स्मॉल या लार्ज, तो लार्ज पोर फॉर्म करते हैं। कौन सी मेम्ब्रेन में फॉर्म करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, वो भी किसकी, ये तीनों याद रखने हैं। प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है और सम बैक्टीरिया। ऑल बैक्टीरिया नहीं है, सम बैक्टीरिया है। देखने को ये एक लाइन का है स्टेटमेंट, बट इसके अंदर से आपके सीधे सीधे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, ये पूछ सकते हैं कि पोरिन्स क्या है, हमारा प्रोटीन है जो हमारा क्या फॉर्म करता है, लार्ज पोर, किसकी मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और सम बैक्टीरिया, ठीक है, ऑल बैक्टीरिया नहीं, सम बैक्टीरिया। देन इसके बाद आता है हमारा वाटर चैनल कैसे मिलके बना है, तो वाटर चैनल मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन, सेम नहीं 8। अब क्वेश्चन आपको ना थोड़ा ऐसे भी हो सकता है कि एक्वापोरिन क्या है। एक्वापोरिन हमारा वाटर चैनल जिससे मिलके हमारा वाटर चैनल बना है उसको बोलते हैं एक्वापोरिन वाटर चैनल किससे, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन, मेड अप ऑफ कितने से, 8 से। तो बेसिकली सिंपल सी बात करें हम, वाटर चैनल किससे मिलके बना है, हमारे 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन से मिलके, एक्वापोरिन से, प्रोटीन बोलो क्योंकि पोरिन हमारा प्रोटीन ही तो था ना, तो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वापोरिन। ये हो गया हमारा फॉल्स इसलिए था क्योंकि मैंने सेम लिख दिया था। देन यहाँ पर ये भी कवर अप है कि हमारा सिम्पोर्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में, एंटी मतलब ऑपोजिट में मूवमेंट, और यूनी जब मॉलिक्यूल का मूवमेंट इंडिपेंडेंट हो जाए अदर मॉलिक्यूल से, तो उसको बोलते हैं यूनिपोर्ट। देखने को ये क्वेश्चन 2 पेज में है, लेकिन आपके अभी तक इतना कुछ ये कवर कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक ये सब आपका कवर हो चुका है। जो आप एनसीईआरटी को देखते हैं, हर एक लाइन इसमें कवर अप हो चुकी है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सबको ही आता होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अपहिल और डाउनहिल, सबको पता है वो अपहिल है। अपहिल का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि वो ऊपर जा रहा है, अपहिल का मतलब होता है कि वो एनर्जी को यूटिलाइज करके अगेंस्ट ही अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, मींस लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। हायर से लोअर की तरफ जब जाता है कोई चीज तो उसको एनर्जी की नीड नहीं होती है, लेकिन जब कोई लोअर से हायर की तरफ जाता है तो उसको एनर्जी की नीड होती है, मीन्स वो अपहिल जा रहा है। अपहिल मीन्स वो एटीपी को यूटिलाइज करके जा रहा है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वही होता है जिसके अंदर हमारा एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम, नेम सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये हमारी जो टेबल है यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। तो और यहाँ पर भी कुछ पॉइंट गिवन है, वो सब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में कवर अप कर दिए हैं कि वो हमारी कैसी होती है, हाईली सिलेक्टिव होती हैं, ठीक है, लायबल टू सैचुरेट होती है, रिस्पॉन्ड टू इनहिबिटर, आर अंडर हार्मोनल रेगुलेशन। ये तो जो लाइन है ये बच्चा ना मिस कर देता है। ये तो सबको पता है कि हाईली सिलेक्टिव होता है,
और लायबल टू सैचुरेट मीन्स एक पॉइंट पर आकर वो अपना सैचुरेशन शो कर देता है, फर्दर इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्ड टू इनहिबिटर और आर अंडर हार्मोनल रेगुलेशन, ये पॉइंट चारों के चारों इनके लिए कॉमन है। और जो इनको अनकॉमन है मीन्स जो इन दोनों को डिफर करता है वो ये है कि एटीपी यूज होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट यूजिंग ऑफ एटीपी हमारा परफॉर्म होता है। ये इनका पॉइंट जो है जो एक दूसरे से इनको डिफर करता है। ठीक, यहाँ पर है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वाटर इन वाटरमेलन। वाटरमेलन में कितनी होती है? ओवर 92%। तो आप ये मिस मत कर देना ओवर, कभी आप खाली 92% देखें, क्योंकि क्वेश्चन में ना हमारा क्या होता है कि वो स्टेटमेंट में ये भी दे देते हैं ऑप्शन में कि एक 92% दे देंगे, एक हमारा ओवर 92%। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप 92% पे लगा देंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा, जिससे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे तो नहीं, लेकिन 5 मार्क्स आपके चले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ओवर 92%। मोस्ट ऑफ द हर्बेशियस प्लांट हैव, कितना परसेंट उसका हमारा फ्रेश वेट ड्राई वेट की फॉर्म में रहता है? ओनली 10 to 15%। ये पॉइंट ना ये आप मिस मत करना, ये हर चीज लर्न करने वाली है। 92%, ये नहीं कि आप अप्रोक्सीमेट ले लेंगे, ये जो एनसीईआरटी ने डाटा दे दिया है वो ही आपको लर्न करना है कि ओवर 92% बोला है तो ओवर 92% मीन्स 92% नहीं बोलेंगे ना 93%। इसी तरीके से 10 to 15% है, ऐसे नहीं। कभी कभी क्वेश्चन में ये हो सकता है कि 12 से 14 दे दें, तो आपको रेंज तो पता ही है 10 से 15 है, उसके पीछे कोई रेंज होगी वो लगा दीजिए अगर इसको मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन अगर मेंशन किया हुआ है तो यही आपकी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वाटर इज एब्जॉर्ब बाय मैच्योर कॉर्न। देखिए, और मस्टर्ड प्लांट, मैच्योर कॉर्न की बात कर लें तो कॉर्न क्या होता है? हमारा भुट्टा, और मस्टर्ड आपको पता ही है क्या होती है? सरसों। तो ये होती है छोटी बेचारे, इससे तो बड़ा ही होता है ना, लेकिन बड़ा है फिर भी थोड़ा सा ही पानी ले रहा है। 3 लीटर ऑफ पानी ले रहा है पूरे दिन में 3 लीटर ऑफ वाटर ले रहा है। लेकिन मस्टर्ड जो छोटी सी होती है बिल्कुल, जितना उसका वेट होता है उसके इक्वल वो पानी लेती है, और कितने? हर 5 घंटे में। तो ये आपको दोनों स्टेटमेंट याद रखनी है, दोनों फ्लिप कर सकते हैं वो, इसके लिए इसकी स्टेटमेंट दे दे, इसके लिए इसकी, तो आपको याद रखनी है। मैच्योर कॉर्न कितना लेगा? 3 लीटर पानी लेगा, वो भी पूरे दिन में। लेकिन जो मस्टर्ड है अपने वेट के इक्वल लेगी, और हर 5 घंटे में वो इतना ही पानी लेगी। मस्टर्ड एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अबाउट 5 आवर। ठीक है, तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं इन नोट्स में, जैसे आप देख सकते हैं पूरा कवर अप किया हुआ है मैंने। तो मैं इतना ही एक्सप्लेन कर सकती थी आप लोगों को। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको ना क्वेश्चन कैसे करने हैं। कि मेरा कहने का पॉइंट ये है कि सपोज ना आपको कोई क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा हुआ भी है ना, तो उसकी हर एक लाइन आपको देखनी है, हर एक वर्ड देखना है, चाहे वो क्वेश्चन की फॉर्म है चाहे उसका आंसर हो। आपको एक बार तो 1 टाइम आपको एनसीईआरटी के साथ करना पड़ेगा ताकि आप समझ जाएं। और सबसे ज्यादा हमारा वाटर पोटेंशियल किसका होता है? प्योर वाटर का होता है। ईच एंड एवरीथिंग आपकी एनसीईआरटी की इसमें कवर अप है, ऐसे नहीं है कुछ मैंने इसमें मिस किया हुआ है, सब कुछ कवर अप है। बट पहले आपको ना एक बार एनसीईआरटी को साथ में रख के करना है, जैसे मैं अब आपको बताती हूँ किस तरीके से। लाइक आप इसको रख लीजिए अपने साथ और ये कर लीजिए, आप ये पढ़ते रहिए, देन यहाँ से क्वेश्चन देखते रहिए। ठीक है, उसको कर लीजिए कवर अप, तो आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। देन उसके बाद इन नोट्स को अच्छे से आराम से बैठ के एक बार कीजिए, देन उसके बाद एनसीईआरटी करेंगे खुद ब खुद। ईच एंड एवरी लाइन आपको लर्न हो जाएगी जो अभी तक आपको नहीं होती थी, और जो आप करने के बाद भूल जाते थे ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार आप इनको अच्छे से कर लेंगे, फिर ये सोचेगा कि आपकी एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपकी टिप पर है। मैंने ये आपको एक्सप्लेन करने का रीजन ये था कि आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उनकी भी लाइंस इंपॉर्टेंट है। लाइक कि यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात की हुई है, और किसके? प्योर वाटर की, तो वो कितना होता है? हमारा 0 होता है। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। और देखिए इन नोट्स की अगर मैं बात करूं कि आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अगर आप अच्छे से कवर अप करेंगे तो मैं इजीली बोल सकती हूँ 330 प्लस आप इजीली स्कोर कर लेंगे। और अगर आप इजी मतलब अच्छे से भी नहीं करते हैं बट इन नोट्स को ही कर लें, मतलब इतना ध्यान से ना करें, तो भी 300 प्लस आ सकते हैं। और अगर देखिए अगर आप करने वाले इंसान नहीं है तो आपके सामने चाहे पेपर रख दें तो भी आप नहीं कर सकते। बट मैं एक सिंपल सा पॉइंट बता रही हूँ कि अगर मेरे नोट्स की आप एक्सपेक्टेशन करें, जो चीज मैंने अपने हाथों से लिखी है, एक तरीके से पूरी एनसीईआरटी है जो मैंने की है। आपको एक बात मैं बताना चाहूंगी कि इस एनसीईआरटी का मैं वर्जन में भी इसी ईयर और अच्छे से इसको सारी चीज इंक्लूड करके मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इस चीज की डील आई हुई है कि मैं इसको ना, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाता तो देखिए वो इजीली हो जाता। बट अभी तो रिजल्ट का पता नहीं क्या आना है क्या नहीं,
बट होपफुली अगर कॉलेज मिल जाता है तब भी ये पॉसिबल है कि मेरे पास जो डील आई हुई है वो उनकी डील ये है कि मैं इस एनसीईआरटी को और अच्छे से मतलब सब चीज़ इंक्लूड कर दूँ इसके अंदर। और जो बाकी चीज़ें मैंने वैसे इंक्लूड किया नहीं किया मैं वो भी बता देती हूँ। जैसे कि ये टेबल्स होती है ना एनसीईआरटी की, ये डायग्राम्स होते हैं, वो मैंने इनके अंदर इंक्लूड नहीं की हुई है, मैं वो भी इसमें इंक्लूड करूंगी अब। तो मैं उनको ये बना कर दूंगी और वो इसकी बुक्स चाहते हैं कि वो अपनी कोचिंग में ना इसकी बुक बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो ऐसा भी मैं कर सकती हूँ इनके साथ, बट आप लोगों को मैं ये नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ और इन नोट्स को भी आप अगर अच्छे से कवर अप करेंगे तो 300 प्लस इजीली आपके आ जाएंगे। मैं मानती हूँ कि हाँ, नोट्स अपने ही बनाने चाहिए, किसी और के नोट्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ये राइट पॉइंट होता है। मैंने भी किसी पर डिपेंड नहीं किया था, बट लेकिन अगर आप किसी चीज को बना रहे और उससे आपके साथ साथ दूसरों का भी बेनिफिट हो रहा है और आपको पता है कि आपने नोट्स ऐसे बनाए कि सामने वाले का आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा इन नोट्स को पढ़ने का, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी कोई गलत बात नहीं है। मैं नहीं मानती इस पॉइंट को कि अगर आपको जो चीज अच्छी आती है और आपके पास है वो चीज जो दूसरों का भी भला कर दे तो उसको जरूर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जरूर नहीं कि आप हर बार उसी पॉइंट को बोलें कि दूसरे के नोट्स पर डिपेंड मत होइए, ये गलत बात है, ये वो है जो भी। और जैसे बोले बच्चे मुझे आकर बोलते हैं कि हमें आपके नोट्स नहीं चाहिए, पहले अपना तो क्लियर कर लो। जी, क्लियर करने की बात है तो वो रिजल्ट आके पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं, और रिजल्ट में भी आपको मेरे स्कोर से पता चल ही जाएगा कि ये नोट्स कितने बेनिफिशियल हैं। और मैं अपने फ्रेंड्स का रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, बट अगर कर पाती तो मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स ने इन नोट्स के थ्रू अपने 340 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं बायोलॉजी में। इवन दो उनकी बायोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तो यही आप लोगों के साथ शेयर करने का रीजन। और होपफुली आप मेरी वीडियो को एंजॉय करेंगे, एंजॉय नहीं मतलब इससे थोड़ी नॉलेज ही लेंगे। और मे भी नेक्स्ट वीडियो शायद मैं अब बनाऊं नहीं बनाऊं, मैं चाहती तो थी कि आप लोगों को एग्जाम्स मतलब रिजल्ट से पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं ताकि आप लोग ना उन चीज को अपने इसमें इंक्लूड करें और अच्छे से कवर अप करें। बट मुझे लग रहा है मेरी वीडियोस देखकर कि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों को भी ये लगता है कि इनका खुद का तो कुछ हो नहीं रहा, हमें क्यों एडवाइस दे रही है। मे भी रिजल्ट अच्छा आ जाए, जो भी आ जाए, उसके बाद मैं होपफुली कंटिन्यू करूंगी आप लोगों को वो छोटे छोटे पॉइंट बताने की। उससे पहले कुछ मुझे लगेगा आप लोगों के साथ शेयर करना, मैं जरूर शेयर करूंगी, बट मैं भी अब वीडियो कंटिन्यू ना करूं। हाँ, मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगी, जहां भी आपको मेरी हेल्प की नीड होगी आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगी। बट फिलहाल मेरा जो वो प्लान था कि डेली एक वीडियो आप लोगों को बतानी है सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, शायद वो मैं ड्रॉप आउट कर रही हूँ वो प्लान, जस्ट बिकॉज मुझे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो इतना अच्छा नहीं मिल रहा। आपको भी एक मोटिवेशन की नीड होती है। अगर आप कुछ चीज बना रहे हैं उसमें इतना ज्यादा हार्डवर्क करें। अब आप देखिए मैंने फैन ऑफ करा हुआ है इस वीडियो को बनाने के लिए सो दैट साउंड क्वालिटी अच्छी आए। मैं भी स्वेट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, इतना हार्डवर्क करके वीडियो बना रही हूँ, बट उस पर रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव नहीं आता तो ना वो मोटिवेशन जो होती है वीडियो बनाने की वो कहीं ना कहीं खो जाती है। तो इसलिए मैं ना सोच रही हूँ कि मैं वीडियो अब रिजल्ट आने के बाद ही बनाऊं शायद। बट हाँ, अगर आप कमेंट करेंगे, कोई आपको जरूरत पड़ेगी, मैं उसके लिए आपको जरूर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को साथ एग्जाम तक बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। मैं चाहूंगी कि आप कॉलेज में जाएं, आपको कॉलेज में पहुंचाकर ही आप लोगों के साथ छोड़ूंगी, उससे पहले नहीं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। टिल देन, बाय एवरीवन।